हेलो स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एंथर के सारे फंक्शन अभी तक देख लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया, मतलब हम लोगों ने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देख लिया, फिर माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देख लिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स जो बनते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड्स जो उनका अरेंजमेंट होता है, स्पोर्स का अरेंजमेंट, वो भी हम लोगों ने देख लिया। आपको याद आ रहा होगा टेट्राहेड्रल, आपको याद आ रहा होगा आइसोबाइलेट्रल, उसके अलावा आपको ध्यान आ रहा होगा डेकुसेट, आपको टी शेप लीनियर के डायग्राम याद आ रहे होंगे। आइसोबाइलेट्रल और जो टेट्राहेड्रल टेट्राड था, ये दो इम्पॉर्टेंट टेट्राड है, इनके बारे में आपको पॉइंट्स याद आ रहे होंगे। टू टाइप की साइटोकाइनेसिस आपको बताई गई थी। ठीक है, एक सक्सेसिव टाइप की बताई गई थी और दूसरी कौन सी बताई गई थी, साइमल्टेनियस टाइप। तो वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान है। ठीक है, फिर स्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट प्री पॉलिनेशन में बताया गया है, पोस्ट पॉलिनेशन में बताया गया है। 60% केसेस में क्या होता है, 40% केसेस में क्या होता है। ठीक है, अगर 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होता है तो 3 सेल्ड स्टेज कब आती है। ठीक है, या तो फिर फ्रॉम द बिगिनिंग 3 सेल्ड स्टेज डिस्पर्सल हो सकता है। 2 सेल्ड स्टेज में कौन कौन सी सेलें आती हैं, 3 सेल्ड स्टेज में कौन कौन सी सेलें आती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा होता है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हम लोग एग्जाइन के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग एंटाइन के बारे में बात कर चुके होंगे। ठीक है, हम लोगों ने पॉलन ट्यूब के बारे में बात कर रखी है, हम लोगों ने वेजिटेटिव सेल के बारे में बात कर रखी है, हम लोग जनरेटिव सेल जो कि स्पिंडल शेप होती है, जिसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप होता है, जो कि 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, इस पर भी बात कर ली है। ठीक है, अगर हम एक एनालिसिस करें, ठीक है, कि 3 सेल्ड स्टेज तक कितने माइटोसिस या कितने मियोटिक डिवीज़न हुए हैं, तो ये एनालिसिस आप लोग हमारे साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो पॉलन मदर सेल था, तो पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस हुई, तो एक मियोसिस से कितने माइक्रोस्पोर बने थे, 4 माइक्रोस्पोर बने थे। ठीक है, फिर एक माइक्रोस्पोर में एक माइटोसिस से 2 सेल स्टेज आई थी और फिर सेकंड माइटोसिस से 3 सेल स्टेज आई थी। इसका मतलब है कि एक पॉलन ग्रेन फाइनली मेच्योर, एक पॉलन ग्रेन बनने के लिए एक माइटोसिस रिक्वायर्ड होता है और कितने, एक मियोसिस रिक्वायर्ड होता है और 2 माइटोसिस रिक्वायर्ड होते हैं। तो 1 मियोसिस 2 माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 पॉलन ग्रेन। ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि एक मियोसिस से कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछे कि 4 पॉलन ग्रेन बनाना है, तो 4 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए। ठीक है, तो मियोसिस तो आपको पता है स्पोरोजेनेसिस के टाइम पर होता है, एक मियोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर और वही माइक्रोस्पोर आगे माइटोसिस से किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन। तो 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता है ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो होती है उसके पास मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन को बनाने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, फिर आप लोगों ने कुछ डिफरेंट फैक्ट्स पढ़े थे, कुछ आप लोगों ने अलग अलग टाइप के पॉइंट्स पढ़े थे। आप लोगों ने लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब कहाँ होती है, पॉलन ट्यूब को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, लार्जेस्ट आपने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा। तो ऐसे आप लोगों ने कई सारे पॉइंट्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जैसे आप लोगों ने एस्क्लेपियाडेसी और ऑर्किडेसी फैमिली में ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, आपने पॉलिनियम के बारे में पढ़ा, मतलब आपने कंपाउंड पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, और कुछ एक्सेप्शनली आपने केस देखा कि एक पॉलन मदर सेल से सिर्फ एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था, और कुछ केसेस में आपने पॉलीस्पोरी को भी क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो इस तरह की कई सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइनल फंक्शन ऑफ एंथर पढ़ने जा रहे हैं। एंथर का फाइनल फंक्शन क्या है, तो एंथर का लास्ट काम क्या है, तो एंथर का लास्ट काम क्या है, उसको डेहिस होना है, एंथर का डेहिसेंस होना। और जब एंथर का डेहिसेंस होगा तो उसके अंदर भरे हुए पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या हो जाएगा, फाइनल फंक्शन ऑफ एंथर दैट रिलीजेस पॉलन। ठीक है,
अब सेकंड पॉइंट, अब आप याद करो वो डायग्राम जो सबसे पहले हमने, आपको याद है जब हमने आपको स्टैमेन का डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो स्टैमेन के डायग्राम में हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स पढ़ाई थी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट पढ़ाया था, और फिर हमने कहा था उसी का टीएस अगर किया जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का जो टीएस वाला पॉइंट है वो ट्रांसफर सेक्शन में हमें स्टोमियम के फॉर्म में नजर आता है। ये चीज़ हमने खूब डायग्राम में आपको समझा रखी है पहले के डायग्राम में, प्रीवियस डायग्राम में, ठीक है। तो साइट ऑफ डेहिसेंस क्या है, तो साइट ऑफ डेहिसेंस तो जैसे कि ये स्टैमेन है, ठीक है, तो ये स्टैमेन है, उसमें ये एंथर वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है, और आपको बताया था ना एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और एक लोब के अंदर दो थीका है, और दोनों थीका के बीच में एक दरार है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, वो आपको डायग्राम में याद आ रहा होगा। और उसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से जो एंथर होता है वो डेहिस होता है, फटता है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का ही टीएस क्या है, स्टोमियम है। तो स्टोमियम को हम क्या कह सकते हैं, तो स्टोमियम को हम डेहिसेंस साइट कह सकते हैं कि कहाँ से डेहिसेंस होगा, स्टोमियम से होगा, ठीक है। अगर आपको स्टोमियम के बारे में याद आ रहा होगा तो हमने आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि स्टोमियम वो एरिया होता है जहाँ से डेहिसेंस होता है, और स्टोमियम में जो एंडोथीसियम मौजूद होती है उसके पास फाइब्रस थिकनिंग नहीं मौजूद होती है। क्लियर। डेहिसेंस ऑफ एंथर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एंडोथीसियम करता है, ठीक है, ये बात भी हमने आपको बताया था। एंडोथीसियम की जो फाइब्रस थिकनिंग होती है, ठीक है, तो एंडोथीसियम की जो फाइब्रस थिकनिंग होती है जो कि अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, तो एंडोथीसियम की जो फाइब्रस थिकनिंग होती है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। तो क्या होता है कि जब ड्राई सीजन आता है तो ड्राई सीजन में जितना भी उसके अंदर वाटर भरा रहता है वो सब का सब क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल क्या होने लगेगी, तो सेल श्रिंक करने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। तो एंडोथीसियम की सेलें भी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा खूब हमने आपको बताया है कि एंडोथीसियम की जो रेडियल वॉल थी और इनर वॉल थी उसमें तो फाइब्रस थिकनिंग मौजूद है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जब सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रेडियल और इनर वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एंडोथीसियम की आउटर वॉल है वो थिन वॉल्ड होती है, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एंडोथीसियम की आपको रेडियल इनर वॉल याद आ रहा है ना, जैसे ये सेल है रेडियली इलोंगेटेड सेल है, तो ये वाली जो इस तरह से सेल है, ठीक है, तो ये सेंटर हो गया और इस तरह से सेल है, तो सेंटर के अलोंग कौन सी वॉल थी, रेडियल वॉल थी, ठीक है, और फिर ये वाली वॉल कौन सी हो गई, इनर वॉल हो गई, और बाहर वाली वॉल क्या हो गई, आउटर वॉल हो गई। वो आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, खूब हमने आपको रेडियल इनर बताया है। तो एंडोथीसियम में रेडियल और इनर में फाइब्रस थिकनिंग मौजूद होने की वजह से रेडियल और इनर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो आउटर वॉल वो थिन वॉल्ड होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आउटर वॉल थिन वॉल हो गई, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो अंदर की तरफ क्या होगी, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो एंडोथीसियम की आउटर वॉल है वो कैसा शेप ले लेगा, तो वो एक किस तरह का शेप ले लेगा, वो एक तरह का कॉन्केव शेप ले लेगा, उसमें इन कर्विंग होगी, मतलब वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको थोड़ा सा डायग्राम से आपको ध्यान दिलाना चाहें, ठीक है, तो आपको पता था ना रेडियली इलोंगेटेड सेल होती हैं, तो ये देखो ये एंडोथीसियम की हमने एक सेल बनाई, ठीक है, आपको याद होगा कि हमने आपसे जैसे ये सेंटर है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर थिकनिंग की है, यहाँ पर थिकनिंग की है, यहाँ पर थिकनिंग की है, लेकिन कहाँ थिकनिंग नहीं की है, आउटर वॉल में। तो जब श्रिंकेज होगा ना तो आउटर वॉल जो है, ठीक है, इसको जब श्रिंकेज होगा ना तो ये जो आउटर वॉल है ये अंदर की तरफ क्या होगी, तो जैसे ही सेल क्या करेगी, जैसे ही वाटर का लॉस होगा, जैसे ही वाटर का लॉस होगा और श्रिंकेज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो रेडियल और इनर वॉल में थिकनिंग मौजूद होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जो आउटर वॉल है वो थिन वॉल है, वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनकर्विंग हो जाएगी और एक कॉन्केव शेप ले लेगा। और पूरे एंथर में क्या होगा, तो पूरे एंथर की जो आउटर सरफेस है, ठीक है, तो वहाँ पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनकर्विंग हुई है, जो ये जो कॉन्केव हुआ है,
ये एक टेंशन को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है, पूरे एंथर की सरफेस में। और जो स्टोमियम वाला साइट है, तो आपको पता है स्टोमियम वो साइट है जहाँ की एंडोथीसियम में कोई फाइब्रस थिकनिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा, जहाँ पर सेल कैसी होंगी, थिन वॉल्ड होंगी। तो स्टोमियम की सेलें क्या हैं, तो स्टोमियम की सेलें पूरी तरह से थिन वॉल्ड है। तो इसका मतलब है कि स्टोमियम में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और स्टोमियम वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। और स्टोमियम का रप्चर होना मतलब एंथर का अलोंग द लेंथ क्या हो जाना, तो एंथर का अलोंग द लेंथ क्या हो जाना, रप्चर हो जाना, ठीक है। तो आपको वो डायग्राम याद आ रहा होगा, अगर कुछ आपको डायग्राम ध्यान आ रहा हो तो ये देखिए, इस तरह का डायग्राम हम लोगों ने किया था ना, तो इस तरह का डायग्राम। तो ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स है ना। तो ये देखिए, ये इस तरह का हम लोगों ने डायग्राम किया था, ठीक है। तो अगर हम टीएस देखते हैं, तो अगर हम लोग टीएस देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये स्टोमियम नज़र आता है। अगर हम पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ देखेंगे, तो पूरा अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ देखेंगे, तो पूरा अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, तब हमें लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स भी नज़र आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने आपके सामने फिर से बना दिया, ठीक है। तो ये एंथर, ठीक है, ये एंथर है, ठीक है। तो ये एंथर है और ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स है जो कि टीएस में हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, स्टोमियम में। और यहीं से एंथर क्या हो जाएगा, डेहिस हो जाएगा। एक बात और, जब डेहिसेंस होने वाला होगा, इसका मतलब उस समय एंथर मैच्योर हो गया होगा, है ना। तो उस समय बहुत सारे चेंजेस होंगे। उस समय जो मिडिल लेयर और टैपेटम है वो क्या हो चुकी होगी, डीजनरेट। ये हमने आपको मिडिल लेयर और टैपेटम में खूब बताया है कि मिडिल लेयर एफिमेरल होती है और टैपेटम भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। बस जो ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टाइप की टैपेटम होती है वो थोड़ी देर बाद डीजनरेट होता है, ओबीज बॉडी बनाने के बाद, लेकिन डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम मेच्योर एंथर को देखेंगे, तो मेच्योर एंथर का मतलब जब डेहिसेंस होने की बारी आएगी, तो डेहिसेंस होने की बारी आएगी तो उसमें आपको सिर्फ एपिडर्मिस नजर आएगा, एंडोथीसियम नजर आएगा, मिडिल लेयर और टैपेटम नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये बात भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो माइक्रोस्पोर्स जो है, अब उन्हीं को क्या कहा जाने लगेगा, पॉलन ग्रेन कहा जाने लगेगा। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट में हो जाएगा तो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन कहा जाने लगेगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग क्या कहने लग जाएंगे, पॉलन सैक, ठीक है। तो इस तरह से आपको कितने पॉलन सैक नजर आएंगे, 4 पॉलन सैक। लेकिन जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता चला जाता है, तो ये जो पॉलन सैक है, इनके बीच का जो स्ट्राइल टिश्यू है वो क्या होता चला जाता है, वो डीजनरेट होता चला जाता है। और इनके बीच का स्ट्राइल टिश्यू अगर डीजनरेट होता चला जाएगा, तो ये जो पॉलन सैक है, ठीक है, तो ये जो पॉलन सैक है, इनकी ग्रोथ होती चली जाएगी और ये पॉलन सैक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये दोनों पॉलन सैक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये दोनों पॉलन सैक जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैच्योर एंथर में कितने पॉलन सैक होते हैं, ठीक है, तो जब टेट्रा स्पोरेंजियम कंडीशन थी तो हम लोग को लगता है 4 स्पोरेंजियम है तो 4 पॉलन सैक होगा। लेकिन आपको वो पॉइंट आप मिस कर देते हो कि इनके बीच का जो स्ट्राइल टिश्यू है वो डिजनरेट हो जाएगा और ये जो पॉलन सैक है ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो मैच्योर एंथर में आपको कितने पॉलन सैक नजर आएंगे, तो बाइलोब्ड कंडीशन में आपको 2 पॉलन सैक ही नजर आएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मतलब अगर इनिशियल फेज में टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है तो मैच्योरिटी में आपको 2 पॉलन सैक नजर आएंगे। तो क्या क्या आपको नजर आएगा, एपिडर्मिस नजर आएगा, एंडोथीसियम नजर आएगा, और आपको कितने पॉलन सैक नजर आएंगे, 2 पॉलन सैक नजर आएंगे। स्टोमियम आप समझ चुके हो, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप आप समझ चुके हो, ठीक है। और किस तरह से क्या होता है, तो किस तरह से डेहिसेंस होता है उसकी मैकेनिज्म क्लियर हो गए, वो सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। तो फाइनल फंक्शन ऑफ एंथर दैट रिलीज द पॉलन इज डेहिसेंस, ठीक है। स्टोमियम इज द साइट ऑफ डेहिसेंस ऑफ एंथर। Mature anther has 2 layer, epidermis and endothecium. Middle layer degenerate का fate आपको पता है. Sterile tissue between pollen sac degenerate and hence at maturity 2 pollen sac per anther.
हमने लिखा है इनिशियली टेट्रास्पोरेंजिएट, अगर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है तो हम लोग को लगता है 4 पॉलन सैक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलन सैक हर लोब के आपस में ज्वाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 पॉलन सैक में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कितने पॉलन सैक होंगे, 2 पॉलन सैक होंगे, ठीक है। डेhiscence ऑफ एंथर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन में डेhiscence होता है, ठीक है। तो अब उसी कहानी को हमने लिखा है जो कहानी हमने आपको बताया। तो ड्राई सीजन में लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल ऑफ एंडोथीसियम, क्लियर, हेंस वॉल ऑफ एंडोथीसियम ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, ओवर आउटर थिन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट, आउटर थिन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी आपको बताया, बट इनर एंड रेडियल वॉल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इनर और रेडियल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग, ये भी आपको बताया। सेल्स बिकम कॉन्केव और इनकर्व्ड, ये भी आपको बताया। इनकर्विंग ऑफ आउटर वॉल्स एक्सर्ट, और जैसे इनकर्विंग ऑफ आउटर वॉल हो जाएगी एक्सर्ट पुलिंग फोर्स और टेंशन ओवर एंटायर सरफेस ऑफ एंथर, तो इसको आपको थोड़ा इमेजिन करना है। ड्यू टू टेंशन ऑन थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ स्टोमियम, और स्टोमियम में पूरी तरह से सेल कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, क्योंकि वहाँ कोई फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती है। और फाइनली वहाँ से स्टोमियम क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ, फट जाएगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डेhiscence हो जाएगा। और डेhiscence मतलब क्या हो गया, रिलीज ऑफ पॉलन, ठीक है। अब डेhiscence जो होता है, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, जिसे हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, जो सबसे कॉमन टाइप का है, सबसे पॉपुलर टाइप का है, वो थ्रू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा तो इसका मतलब है अलोंग द लेंथ क्या बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बनेगा एंथर में। तो ये देखिए ये एंथर है, ठीक है। तो अगर ये एंथर है तो आप इसका एक साइड व्यू है, साइड व्यू का मतलब है कि अगर आप एक लोब को देखोगे तो आपको उसमें 2 उभार नजर आएंगे, ठीक है। और 2 उभार के बीच में आपको एक दबा हुआ एरिया नजर आएगा, ठीक है। और वो जो दबा हुआ एरिया है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, और वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं से एंथर क्या होने लगेगा, फटने लगेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू जो है वो सबसे कॉमन टाइप का डेhiscence होता है, ठीक है। डाइकॉट में सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि हम लोगों ने कैप्सेला को मान रखा है ना, कैप्सेला क्रूसीफेरी का मेंबर होता है, ठीक है। तो कई बार आपको कैप्सेला मिलेगा इस चैप्टर में नाम, तो जैसे ही कैप्सेला मिला करे तो आप समझ जाया करो ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी का मेंबर है। कैप्सेला को हम लोग शेफर्ड पल्स कहते हैं। फ्रूट अगर हम लोगों ने 11th में कभी सुना होगा तो कैप्सेला में सिलिकुला टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। तो कैप्सेला शेफर्ड पल्स इसका दूसरा नाम है, सिलिकुला इसका फ्रूट होता है। कैप्सेला ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी का मेंबर है, इसको बस ऐसे ही सुन लेना, ठीक है। तो कैप्सेला बहुत अच्छी तरीके से डाइकॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोस्ट कॉमन टाइप का लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरे प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ और भी हैं जिनमें डिफरेंट टाइप से क्या हो सकता है, डेhiscence हो सकता है। तो कॉमन टाइप का लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है, वो तो हमने आपके सामने डबल डैश से आपको उसको प्रायोरिटी दे ही दिया है। उसके अलावा और भी डेhiscence के टाइप है, जैसे एपिकल पोर, तो ऊपर पोर बन जाएगा, और पोर बन जाएगा तो ऊपर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, जो पॉलन सैक होता है वो डेप्थ में बढ़ता है, वो लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है, ग्रो करता है, डेप्थ में बढ़ता है, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करता है। तो अगर वो अलोंग द लेंथ बढ़ता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू अगर डेhiscence होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू अगर डेhiscence होगा तो वो डेhiscence क्या होगा, वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इंटायर लेंथ में भरा हुआ पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। और अगर एपिकल पोर के थ्रू होगा तो इसका मतलब है कि बहुत डेप्थ में भरे हुए पॉलन ग्रेन बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रांसवर्स स्लिट, तो अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर स्लिट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स स्लिट कह सकते हैं। वॉल्व लाइक स्लिट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग वॉल्वुलर कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्लिट, कभी कभी छोटी सी स्लिट बन जाती है तो उसे हम लोग शॉर्ट स्लिट कहते हैं। और कभी कभी जो डेhiscence होता है वो इररेगुलर पैटर्न का होता है, ठीक है। अब आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, और आपको पैनिक भी नहीं होना है कि अगर हमें इतना सब कुछ याद करना है। देखिए हमने इनमें से किसी के एग्जाम्पल नहीं लिखे, ठीक है। बस केवल हम आपको एक क्या कहते हैं, आपके दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि आप सिर्फ, आपके दिमाग में ये ना बैठे कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू ही डेhiscence होता है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिया हुआ है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर टाइप का यही होता है। लेकिन कम से कम आप इस बात से अवेयर रहें कि दूसरे भी पैटर्न होते हैं डेhiscence ऑफ एंथर के, और डेhiscence ऑफ एंथर के दूसरे पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, एपिकल पोर के थ्रू हो सकता है, ट्रांसवर्स स्लिट के थ्रू हो सकता है, वॉल्वुलर हो सकता है, शॉर्ट स्लिट्स के थ्रू हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, इररेगुलर हो सकता है,
ठीक है। तो अब आपको डेसेंस ऑफ एंथर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से एंथर क्या होता है, कंप्लीट होता है, और उसका डेसेंस भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग सीधे एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जैसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में फ्लावर याद है, फ्लावर आपको याद है, फ्लावर को हम लोगों ने खूब डिस्क्राइब किया था कि कंडेंस शूट होता है, उसमें 4 नोड्स होते हैं, ठीक है। और 4 नोड्स में कौन हो जाएगा, आउटर कैलेक्स होता है, फिर कोरोला होता है, फिर एंड्रोसियम होता है, और इनर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा होता है, गाइनीसियम होता है। तो इनर मोस्ट वर्ल्ड गाइनीसियम में ही कौन मौजूद होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंडेंस शूट मतलब फ्लावर में कौन क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है, पिस्टिल रिप्रेजेंट करता है, कार्पेल रिप्रेजेंट करता है। नोड को और वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, गाइनीसियम कहते हैं। गाइनीसियम और कार्पेल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है ये हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। आपको याद है हम लोगों ने गर्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा है, GOETHE, जिसको गोएथ गेडी हमने कहा था, या फिर उसका गर्टर भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो गोएथ के अकॉर्डिंग, गेडी के अकॉर्डिंग, गर्टर के अकॉर्डिंग फ्लावर कंडेंस शूट है। और हमने आपको खूब इमेजिन कराया था कि ये बात तो हम लोग भी खुद से प्रूव कर सकते हैं कि फ्लावर अपने आप में क्या होता है, कंडेंस शूट होता है, उसका इनर मोस्ट वर्ल्ड गाइनीसियम है। तो उस लेक्चर में हमने आपको खूब रिलेशनशिप बताया था एंड्रोसियम और स्टमेन के बीच में, गाइनीसियम और कार्पेल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, तो गाइनीसियम को रिप्रेजेंट कौन करता है, कार्पेल हमने उसको जेनेटिक्स के साथ भी कनेक्ट किया था। जैसे जेनेटिक्स में आप जीन और एलील के बीच का रिलेशनशिप देखते हो, तो वैसे ही गाइनीसियम और पिस्टिल का बीच का रिलेशनशिप हो जाएगा, वैसे ही एंड्रोसियम और स्टमेन के बीच में रिलेशनशिप हो जाएगा। तो गाइनीसियम एक वर्ल्ड है, एक पोजीशन है, और उस पोजीशन की जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है वो कौन है, पिस्टिल। और पिस्टिल का दूसरा नाम क्या होता है, कार्पेल। टेक्निकली कार्पेल को हम लोग क्या कहेंगे, तो टेक्निकली कार्पेल को हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। तो कार्पेल होता क्या है, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या है, ऐसी लीफ जो मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब देखो हमने आपसे कहा था कि कार्पेल हो चाहे स्टमेन हो, वो अपने आप में क्या होता है, लीफ ही होता है। ये सब बात प्लांट किंगडम में हमें क्या करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो स्टमेन और कार्पेल अगर लीफ है तो ऑब्वियस है कि फ्लावर अपने आप में कंडेंस शूट है। तो हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट है इस बात को प्रूव करने के लिए कि फ्लावर अपने आप में कंडेंस शूट होता है, ठीक है। तो ये जो कार्पेल या पिस्टिल है ये एक ऐसी लीफ है जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करेगी। और कौन से स्पोर को प्रोड्यूस करेगी, मेगा स्पोर। आपको पता है ना एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होता है, तो हेटेरोस्पोर ही होगी। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर अलग, मेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर अलग। आपको पता है स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में कौन होता है, स्पोरोफिल होता है, लीफ होता है। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट है, सीड का फॉर्मेशन होता है, तो इसका मतलब है हेटेरोस्पोरी है। और अगर हेटेरोस्पोरी है तो मेगा स्पोर अलग बनेगा, माइक्रोस्पोर अलग बनेगा। माइक्रोस्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल होगी जो कि स्टमेन है, और मेगा स्पोर को बनाने वाली स्ट्रक्चर मेगा स्पोरोफिल होगी जो कि कार्पेल है ना। तो इतनी सारी बातें जानते हो हम लोग अपने ही कॉमन सेंस के साथ क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। हमें कुछ भी क्या कहते हैं पढ़ने की या फैक्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। तो पिस्टिल या कार्पेल ही यूनिट ऑफ गाइनीसियम है, और ये अपने आप में मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है। आप लोगों ने 11th की मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि कार्पेल किसी एक फ्लावर में, ठीक है, किसी एक फ्लावर में या गाइनीसियम में किसी एक फ्लावर में कार्पेल का नंबर 1 भी हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है। अगर कार्पेल का नंबर 1 होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्पेल्ली, ठीक है। तो गाइनीसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर हम मोनोकार्पेल्ली का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जवाब दे तो आपने फेबेसी फैमिली पढ़ी है ना, फेबेसी फैमिली, मटर की फैमिली, पी फैमिली, उसमें आपको पता है ना, आपको फ्लोरल फार्मूला याद आ रहा होगा, G1 याद आ रहा होगा। तो मोनोकार्पेल्ली कंडीशन है, ठीक है। मल्टी कार्पेल्ली कंडीशन, लेकिन आपको पता है कि एक ही फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल मौजूद हो सकते हैं, तो उसको हम लोग मल्टी कार्पेल्ली कंडीशन कहते हैं। अब मल्टी कार्पेल्ली कंडीशन में अगर कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं, और अगर वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। तो आप लोगों को एपोकार्पस कंडीशन और सिनकार्पस के बारे में पता है। एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पर होती है जब कार्पेल्स फ्री होते हैं, रोज में है, लोटस में है। ये एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया है, वो अभी हमने भी बना दिया है, ठीक है। तो रोज में है, लोटस में है, और एक और दिया हुआ है मिकेलिया, ठीक है। तो मिकेलिया, मिकेलिया का पूरा नाम जैसे मिकेलिया अल्बा होता है, ठीक है। तो मिकेलिया अल्बा होता है, एक मिकेलिया चंबा करके होता है,
तो रोज हो गया, लोटस हो गया, मिकेलिया, मिकेलिया जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पर होती है? रोज में, लोटस में, ये आपके 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मिकेलिया का यहाँ एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। सिनकार्पस कंडीशन, तो कार्पल बहुत सारे होंगे और आपस में फ्यूज होंगे, तो सिनकार्पस कंडीशन, यहाँ एनसीईआरटी ने फिर से डायग्राम बनाया है और वहाँ पर उन्होंने पेपेवर, ठीक है, पेपेवर मतलब पॉपी प्लांट बनाया है, ठीक है। और पेपेवर मतलब पॉपी में कौन सी कंडीशन होती है? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है। अगर आप सिनकार्पस कंडीशन को अपने 11th के सिलेबस से ध्यान करने की कोशिश करो तो आपके 11th के सिलेबस में आपको पता है, आप ब्रेसिकेसी फैमिली में 2 कार्पेल थे, वो भी फ्यूज थे। सोलेनेसी में 2 कार्पेल थे, वो भी फ्यूज थे। लिलिएसी में 3 कार्पेल है, वो भी फ्यूज है। इसका मतलब है आपके सिलेबस में जो लिलिएसी फैमिली है, जो सोलेनेसी फैमिली है और जो ब्रेसिकेसी फैमिली है, वहाँ पर भी मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये वर्ड्स का मतलब, इन टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको पता है ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल होता है, ठीक है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है क्योंकि ओवरी ही फ्यूचर फ्रूट है, ठीक है। और फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो और सीड कौन बनाता है? ओव्यूल बनाता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार फ्रूट के अंदर एक सीड होता है और कई बार फ्रूट के अंदर कई सारे सीड होते हैं। तो अगर हम व्हीट को देखें, पैडी को देखें, पैडी मतलब राइस, चावल, या मैंगो देखें, तो इन सब के अंदर क्या होता है? तो इन सब के अंदर एक सीड होता है। तो ओवरी विद 1 ओव्यूल भी हो सकता है, व्हीट, पैडी, मैंगो, ये भी एनसीईआरटी ने इस जगह लिख रखा है, व्हीट, पैडी, मैंगो में। या फिर मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो आप ऐसे फ्रूट्स को इमेजिन करो जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक फ्रूट के अंदर कई सारे सीड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ओवरी विद मेनी ओव्यूल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाएं तो उन्होंने पपाया की बात कर रखा है। आपने देखा होगा एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। वाटरमेलन में भी आपने ऐसा देखा होगा। और ऑर्किड आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो व्हीट, पैडी, मैंगो जो होता है ओवरी के अंदर 1 ओव्यूल है, और पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड हो गया, बहुत सारे ओव्यूल, ठीक है। तो आप लोगों को गाइनीशियम समझ में आ गया, कार्पेल समझ में आ गया, पिस्टल समझ में आ गया, मेगास्पोरोफिल समझ में आ गया, एपोकार्पस कंडीशन आपको समझ में आ गया, सिनकार्पस कंडीशन समझ में आ गया, उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए, मोनोकार्पेलरी कंडीशन समझ में आ गया, किस तरह से 11 के एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करना है ये आप समझ गए होगे। और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकते हैं, सेवरल ओव्यूल भी हो सकते हैं। और ओव्यूल को आप सीड्स के साथ क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। तो फ्रूट विद 1 सीड, फ्रूट विद द मेनी सीड। व्हीट में क्या है, पैडी में क्या है, मैंगो में क्या है, ऑर्किड में क्या है, पपाया में क्या है, वाटरमेलन में क्या है। अब अगर ऐसा कुछ भी आएगा तो आप लोग ठीक है पहचान ले जाओगे। अब आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बने हुए हैं, तो उन्हीं डायग्राम को हमने बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम या एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये सारी कोशिश की है कि हम आपको पूरा चैप्टर कवर कराएंगे, तो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग हिबिस्कस देखें ना, ठीक है, तो इन्होंने हिबिस्कस बनाया है। तो हिबिस्कस का मतलब क्या है? तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज, गुड़हल, गुड़हल के बारे में आपने सुना होगा ना। तो गुड़हल को ही हम लोग क्या कहते हैं? हिबिस्कस कहते हैं। तो हिबिस्कस, ये जो गुड़हल होता है, ये मालवेसी फैमिली है, और मालवेसी फैमिली में 5 कार्पेल होते हैं, और पांचों कार्पेल आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मतलब मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन होती है, ठीक है। तो हिबिस्का में उन्होंने प्रॉपर इन्होंने कार्पेल बनाया, और प्रॉपर कार्पेल बनाया तो उसमें उन्होंने स्टिग्मा बनाया, स्टाइल बनाया, ओवरी बनाया, ठीक है। तो इसमें 5 कार्पेल आपस में फ्यूज हैं। तो ये जो आपको एक ओवरी नजर आ रही है ना, ये एक ओवरी नहीं है, एक तरह से 5 ओवरी के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है। इस वजह से ओवरी ब्रैकेट में 5 फ्यूज लिख दिया। फिर स्टिग्मा की बात क्या है, सॉरी ओवरी की बात क्या है बताइए? स्टाइल है। ये एक स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये लिखा है ताकि आपको इस तरह का मिथ डेवलप ना हो जाए कि ये एक ओवरी है, ये एक स्टाइल है। अगर ये हिबिस्कस है तो यहाँ पर 5 फ्यूज्ड ओवरी है, 5 फ्यूज्ड स्टाइल है। और स्टिग्मा देखो इस तरह से बना है 1 2 3 4 5। इसका मतलब स्टिग्मा को देखकर ही हमको ये समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में एक क्या कहते हैं ओवरी और एक स्टाइल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर एक ओवरी एक स्टाइल होता तो स्टिग्मा भी ऊपर कितना दिखाना चाहिए? एक। अगर 5 फ्री स्टिग्मा दिखा रहा है तो 5 फ्री स्टिग्मा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मालवेसी फैमिली में G5 हो गया, ठीक है। और G5 हो गया, और देखो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो आपको पता है ना, सिनकार्पस कंडीशन में हम लोग ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर एग्जामिनर जिस भी तरह का सवाल बनाना चाहेगा समझ गए, ठीक है। ये पेपेवर बनाया, पेपेवर, ओपियम जिसको बोलते हैं, पॉपी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का डायग्राम आए तो समझ जाना कि ये पेपेवर है। इसमें भी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है, पेपेवर, पॉपी, ठीक है। इसकी फैमिली पेपेवरेसी होती है। तो पेपेवरेसी, पेपेवर, ये आपको समझ में आएगा। ये मिकेलिया बना हुआ है, क्या बना हुआ है? मिकेलिया, ठीक है।
तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन किस में होती है? मिकेलिया में होती है। और ये सब कार्पेल्स बनाए गए हैं, तो ये देखो दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, फ्री कार्पेल्स है। तो बड़े आराम से आप मिकेलिया को पहचान जाओगे, एपोकार्पस कंडीशन, यहाँ पर आप सिनकार्पस कंडीशन पहचान जाओगे, और उधर जो हिबिस्कस बना हुआ है सिंपल सा, वो भी आप लोग समझ जाओगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हम लोग पिस्टल के पार्ट करते हैं, गाइनीशियम के पार्ट या फिर पिस्टल के पार्ट। ठीक है, तो बहुत आसान सा है ना। अगर हम लोग एक पिस्टल में देखें, तो एक पिस्टल में देखें तो हम लोगों को स्टिग्मा नजर आता है, इलोंगेटेड स्टाइल नजर आता है, बेसल स्वेलन पार्ट नजर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी का ही फ्यूचर क्या है, फ्रूट है। ओवरी के अंदर एक कैविटी मिलेगी जिसे हम लोग लॉक्यूल कहते हैं, ये भी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। और उसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ओव्यूल मिल जाएगा। ओव्यूल ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है, ये भी आपने 11th में पढ़ा है कि जो ओवेरियन वॉल होता है, तो जहाँ से ओव्यूल अटैच होता है, तो ओवेरियन वॉल उस जगह पर क्या रहता है, कुशन लाइक होता है, फूला हुआ होता है। तो जहाँ से ओव्यूल जो होता है ओवेरियन वॉल से अटैच होता है, तो ओवेरियन वॉल उस जगह पर कुशन लाइक होता है, फूला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो हम प्लेसेंटा को कह सकते हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर, स्वेलन स्ट्रक्चर ऑन ओवेरियन वॉल फ्रॉम वेयर ओव्यूल्स आर अराइज्ड, जहाँ से ओव्यूल्स क्या होते हैं, अराइज्ड होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अगर ये ओव्यूलर मास है, तो ओव्यूलर मास है, तो ओव्यूलर मास और प्लेसेंटा जो है वो एक स्टॉक के थ्रू कनेक्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। अभी ये डायग्राम हम आगे, ओव्यूल का डायग्राम आगे वाले स्लाइड में आपको बहुत क्लियरली मिलेगा, अभी सिर्फ आप सुन लो। ठीक है, स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो आकर कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा में गिरेंगे। स्टिग्मा के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कई बार हम लोगों ने बात की ना, राइट टाइप पॉलन ग्रेन, रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन। अगर राइट टाइप पॉलन ग्रेन है, राइट टाइप पॉलन ग्रेन को हम लोग कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन कहेंगे। ठीक है, तो आपको याद है हम आपको एक टैपेटम का फंक्शन पढ़ा रहे थे। टैपेटम का फंक्शन पढ़ाते समय हमने आपको क्या बताया था कि टैपेटम कुछ ऐसी प्रोटीन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो कि कंपेटिबल स्टिग्मा को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलन और पिस्टल के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है, और वो जो केमिकल इंटरेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा की सिग्निफिकेंस को हम दो तरह से समझ सकते हैं। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन होगा, और स्टिग्मा जो होगा वहाँ पर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, पॉलन जो होता है वो कंपेटिबल स्टिग्मा को ढूंढेगा, और स्टिग्मा जो है वो कंपेटिबल पॉलन या फिर राइट टाइप पॉलन को ढूंढेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, एक तरह से स्टिग्मा को बाहर की तरफ क्या करता है, एक्सपोज करता है। और जो बेसल स्वेलन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये तो फ्लावर का पार्ट है ना। तो फ्लावर का जो कंडेंस शूट होता है उसी को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस। और थैलमस पेडिसिल के बारे में, थैलमस के बारे में, पेडिसिल के बारे में, टॉरस के बारे में हमने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और इसी थैलमस में इनर नोड है, इनर मोस्ट नोड है, और जिसमें कौन है, तो उसी इनर मोस्ट नोड में कौन मौजूद होता है, कार्पेल मौजूद होता है। क्लियर हो गई बात? तो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम और लिख लें, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख लेना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन साइट। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन साइट क्या है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन साइट क्या हो जाएगी, स्टिग्मा हो जाएगी। और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में आपको समझ में आता है ना, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों के आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आगे भी पढ़ेंगे। स्टाइल के बारे में आप समझ गए, विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ओवरी के बारे में समझ गए, बेसल स्वेलन पार्ट होता है। राइपेंड ओवरी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। लॉक्यूल का मतलब समझ गए, कैविटी इनसाइड द ओवरी होता है। प्लेसेंटा का मतलब समझ गए, कुशन लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच ओव्यूल्स आर बोर्न। और ओव्यूल अपने आप में एंटोगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है। जब हमने आपको सीड हैबिट पढ़ाई तो आपको ओव्यूल के बारे में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ओव्यूल एंटोगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपर किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अब हम लोग प्रॉपर एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और ओव्यूल में भी 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, कैम्पाइलोट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस होता है, सर्सिनोट्रोपस होता है। तो इतने सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टिपिकल ओव्यूल है, जो 80% एंजियोस्पर्म में मौजूद होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मौजूद होता है, वो कौन सा ओव्यूल होता है,
एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको रेफरेंस के फॉर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, टिपिकल ओव्यूल क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होता है, उसी को क्या ले लिया, उसी को रेफरेंस बना लिया, ठीक है। अभी जो बाकी हमने आपके सामने 6 टाइप्स के ओव्यूल्स बोले हैं, तो वो सारे 6 टाइप के ओव्यूल्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो हम लोग देख रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पहले हम लोग ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोगों ने एनाट्रोपस ओव्यूल को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये टिपिकल है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में है, मतलब 80% ऑफ एंजियोस्पर्म में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में भी किसकी स्ट्रक्चर है, एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें एनाट्रोपस। एनाट्रोपस को हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। आपको आगे चलकर हम पढ़ाएंगे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस को हम लोग इरेक्ट ओव्यूल बोलते हैं। जैसे ये ओव्यूलर बॉडी है और इस ओव्यूलर बॉडी में ये माइक्रोपाइलर एंड होता है और इसके अपोजिट वाला एंड क्या होता है, चैलेंजर एंड होता है। तो अगर हम इसको सोचो, इमेजिन करो, अगर इस ओव्यूलर बॉडी को घुमाकर यूं कर दो, ठीक है, इस ओव्यूलर बॉडी को घुमाकर इस तरह से कर दो कि माइक्रोपाइलर वाला एंड क्या आ जाए, ऊपर आ जाए। तो अगर माइक्रोपाइलर एंड वाला इसको 180 से घुमाकर सीधा कर दो, ठीक है, 180 से घुमाकर अगर सीधा कर दो तो माइक्रोपाइलर एंड वाला ऊपर आ जाएगा और चैलेंजर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर माइक्रोपाइलर एंड, इसको इमेजिन करो 180 से घुमा दो, 180 से घुमा दो, माइक्रोपाइल ऊपर पहुंच जाए और चैलेंजर नीचे पहुंच जाए। अगर ओव्यूल ऐसा होता है तो उसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, उसे एट्रोपस बोलते हैं, उसे स्ट्रेट बोलते हैं, उसे इरेक्ट ओव्यूल बोलते हैं। और वही एक्चुअल में रेफरेंस ओव्यूल होता है। और बाकी सारे ओव्यूल्स को उसी ऑर्थोट्रोपस के रेफरेंस से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव होता है, सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल है, ठीक है। हम आपको ऑर्थोट्रोपस का डायग्राम आगे बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी आप एक थोड़ी सी इमेजिनेशन लेकर चलो कि अगर इसको हम घुमा दें, माइक्रोपाइलर ऊपर पहुंच जाए और चैलेंजर नीचे पहुंच जाए, तो इस तरह का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपस को रेफरेंस बनाकर हम लोग बाकी सारे ओव्यूल्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। कह दो, हम आपको ऑर्थोट्रोपस की इमेजिनेशन अभी क्यों करा रहे हैं, वो हम इस वजह से करा रहे हैं ताकि अगर आपको ऑर्थोट्रोपस इमेजिन हो गया तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूलर बॉडी अगर 180 डिग्री से घूम जाए, 180 डिग्री से घूम जाए मतलब माइक्रोपाइल जो ऊपर था वो नीचे आ गया और चैलेंजर जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि उस ओव्यूल को हम लोग कौन सा ओव्यूल कहेंगे, इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसे इन्वर्टेड ओव्यूल क्यों कहते हैं ये आप समझ गए, क्योंकि ऑर्थोट्रोपस ही रेफरेंस है, वही प्रिमिटिव है। और ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल अपर एंड है और चैलेंजर क्या होता है, लोअर एंड होता है या बेसल एंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन आपको समझ में नहीं आएगी अगर इस बात को आपने नहीं समझा। जैसे हम लोगों के सामने मोस्टली यही डायग्राम बनकर आता है, माइक्रोपाइल आपको क्या नजर आता है, नीचे की तरफ नजर आता है। तो आपको ये लगता है कि माइक्रोपाइल अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ओव्यूल का बेसल पार्ट माइक्रोपाइल है और अपर पार्ट चैलेंजर है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आप अपने दिमाग में हमेशा फिट कर लो कि ओव्यूल का अपर पार्ट माइक्रोपाइल होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो चैलेंजर होता है। अगर अपर पार्ट चैलेंजर होता तो हम इसे इन्वर्टेड क्यों कहते हैं, कॉमन सेंस वाली बात। अगर हम इसे इन्वर्टेड कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये अभी रेफरेंस नहीं है, ये अभी सीधा ओव्यूल ही नहीं है, ये कैसा ओव्यूल है, ये उल्टा ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, ठीक है। तो चैलेंजर हमेशा याद रखना भले ही ऊपर है, लेकिन चैलेंजर भले ही ऊपर है लेकिन ये कैसा है, बेसल पार्ट, ठीक है। और माइक्रोपाइल भले ही नीचे है लेकिन माइक्रोपाइल कैसा होगा, तो माइक्रोपाइल कैसा होगा, अपर पार्ट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसे इन्वर्टेड ओव्यूल क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर में क्या है, एंटुगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो एंटुगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंटुगमेंट्स होते हैं, एंटुगमेंट्स का मतलब क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो एंटुगमेंट्स होते हैं ये नंबर में एक भी हो सकते हैं, नंबर में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक होता है तो यूनिटेगमिक कहते हैं, दो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइटेगमिक, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये आउटर एंटुगमेंट है और ये इनर एंटुगमेंट्स है। तो एंटुगमेंट्स में आउटर है और ये क्या है, इनर एंटुगमेंट्स है। ये आपको कैसी कंडीशन नजर आ रही है, बाइटेगमिक नजर आ रही है। तो मोस्टली कौन सी कंडीशन होती है, बाइटेगमिक। तो आपको एंटुगमेंट समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ओव्यूलर मास है, तो ये जो पूरा ओव्यूलर मास है इसके अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल भरी रहती हैं, तो उस ओव्यूलर मास को क्या कहते हैं, तो उस ओव्यूलर मास को कहते हैं
न्यूसिलस, ठीक है। तो न्यूसिलस को क्या कहते हैं, ओव्यूलर मास कहते हैं। न्यूसिलस पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। कुछ भी जो पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है और हम बोल रहे हैं, आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हमने सब लिख रखा है, ठीक है। तो न्यूसिलस को आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो न्यूसिलस कैसा हो गया, तो पैरेनकाइमेटस मास हो गया, ठीक है। फिर इसी न्यूसिलस के अंदर जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियो सैक है। खूब बताया हमने आपको पहले ही कि एम्ब्रियो सैक अपने आप में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अगर ये गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब है कि इसकी हर सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगा। और ये क्या है पूरा, तो ये तो मेन प्लांट का ही पार्ट है, इसका मतलब ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो इसका हर पार्ट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो ये देखो फिर से इमेजिन करो, मतलब फिर से आप देखो कि ये जो एंटुगमेंट है, ये एंटुगमेंट जो होता है ये न्यूसिलस को कवर तो कर रहा है, तो एंटुगमेंट न्यूसिलस को कवर कर रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लेस है जहां पर एंटुगमेंट एब्सेंट है, तो उस स्पेस को, उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि पॉलन ट्यूब, फीमेल गैमीट के लिए पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर ही क्या करेगा, एंटर करेगा। तो पॉलन ट्यूब जो होता है उसके एंटर करने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन रास्ता होता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू होता है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू जो पॉलन ट्यूब है वो मोस्टली एंटर करता है। तो अब सोचो कि अगर पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल से एंटर करना है, तो इसका मतलब है कि माइक्रोपाइलर वाले रीजन में एंटुगमेंट्स को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो एंटुगमेंट जिस प्लेस में, जिस एरिया में एब्सेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, क्लियर बात। और माइक्रोपाइलर एंड में क्यों नेचर ने एंटुगमेंट को गायब किया, ये बात आप समझ गए, क्योंकि वहां से किसको एंटर करना है, पॉलन ट्यूब को एंटर करना है, ठीक है। फिर अपने आप में ये देखो ये क्या हो गया, तो ये पूरा का पूरा ओव्यूल हो गया। ये ओवेरियन वॉल का जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। और प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम जो स्टैक कर रहा है, उसी स्टैक को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, उसी को हम लोग फ्यूनिकुलस कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकुलम कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है, ये प्लेसेंटा हो गया, और ये ओव्यूलर बॉडी हो गया। अब ये जो फ्यूनिकल है और ये जो ओव्यूलर बॉडी है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है, तो जैसे ये ओव्यूलर बॉडी हो गया यहाँ तक, और ये फ्यूनिकल हो गया, तो फ्यूनिकल और ओव्यूलर बॉडी जहाँ से अटैच रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो हाइलम समझ गए ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूलर बॉडी। क्लियर हो गई बात। चैलजा की अगर हम लोग पोजीशन देखें, तो चैलजा की पोजीशन एनाट्रोपस ओव्यूल में अगर हम लोग देखें, है ना, मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स में यही पोजीशन होती है। तो माइक्रोपाइल और चैलजा बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड चैलजा मोस्ट ऑफ द ओव्यूल में कैसा होता है, एक ही लाइन में आते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइल और चैलजा एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई कि माइक्रोपाइल एक्चुअल में अपर पार्ट होता है, चैलजा अपने आप में बेसल पार्ट होता है, और बेसल पार्ट अगर अपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इन्वर्टेड है। अगर हम आर्थो को इमेजिन भी नहीं करते हैं तो भी अगर चैलजा को बेसल हम बता रहे हैं तो आप उसी से समझ सकते हो। क्लियर होगी बात, ठीक है। अभी जो फ्यूनिकल है इसका काम क्या है, तो आपको पता है ये प्लेसेंटा जो होता है, ये ओवेरियन वॉल है, ये तो मदर का पार्ट हो जाएगा, मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट हो जाएगा। अब ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये जो ओव्यूल है इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो इसको लगातार वाटर की, मिनरल की, फूड की ज़रूरत होगी। तो फ्यूनिकल के अंदर से देखो एक वेस्कुलर स्ट्रैंड जा रहा है, ठीक है। तो आप फ्यूनिकल के अंदर देखो ब्लू लाइन से हमने क्या बना रखा है, वेस्कुलर स्ट्रैंड। इसका मतलब है कि फ्यूनिकल के अंदर जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है उसके थ्रू ओव्यूल में वाटर की, मिनरल की, फूड की क्या होती है, सप्लाई होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस डायग्राम को आप समझ के होंगे। फिर बाद में हमने एक एनालिसिस वाली बात की है कि आप इसकी प्लॉइडी बताओ, तो वही वाली बात है ना। अगर इसके एम्ब्रियो सैक को देखें तो ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर से डेवलप होगा, मेगा स्पोर हैप्लॉइड है, तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड। अभी आप प्लॉइडी में बहुत परेशान मत होना, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे आपको प्लॉइडी हर जगह बताते रहेंगे, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। उसके अलावा जितना सारा पोर्शन है वो तो सीधे क्या कहते हैं, प्लांट का ही पार्ट है ना। प्लांट का ही स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो भी प्लांट का ही पार्ट है ना, वो सब डिप्लॉयड है। आपको पता है एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट होता है, तो उसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वो भी क्या होगा,
स्पोरोफाइट होगा 2n होगा, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होगा वो भी 2n होगा, एंटुगमेंट जो होगा वो भी 2n होगा, न्यूसिलस जो होगा वो भी एंटुगमेंट होगा, चैलजा वाला एंड जो होगा वो भी 2n होगा, फ्यूनिकल की जो सेल होगी प्लॉइडी होगी वो भी 2n होगी। एम्ब्रियो सैक एक्चुअल में स्टार्टिंग से नहीं होता है, एम्ब्रियो सैक आपको पता है बाद में बनता है, और एम्ब्रियो सैक जो होता है वो किससे बनता है, मेगा स्पोर से, और मेगा स्पोर किससे बनता है, मियोसिस से बनेगा, ठीक है, वो बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको याद है ना स्पोरोजिनस टिश्यू, अगर हम लोग उसकी बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में एपिडर्मिस एंडोथीसियम की सेलें कैसी थी, उसका जो न्यूक्लियस था वो 2n था, मिडिल लेयर का न्यूक्लियस 2n था। स्पोरोजिनस टिश्यू में स्पोरोजिनस सेल की जो प्लॉइडी थी वो भी क्या थी, 2n थी। जब उसने मियोसिस किया तो माइक्रोस्पोर बना, वहां से प्लॉइडी क्या स्टार्ट हुई थी, हैप्लॉइड। तो ठीक इसी तरह से ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये शुरू से नहीं होता है, फीमेल पहले मेगा स्पोर बनेगा मियोसिस से तो वो हैप्लॉइड है, और उस मेगा स्पोर से ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, तो इसका मतलब है मेगा स्पोर हैप्लॉइड और ये एम्ब्रियो सैक भी क्या होगा, हैप्लॉइड। तो अगर हम एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के रख दें तो इसके बाद ये जो कुछ है वो सब क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। और एम्ब्रियो सैक जो कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे, तो वो कैसा होता है, तो वो अपने आप में हैप्लॉइड है। तो आप प्लॉइडी के बारे में समझ गए, ठीक है। अब अगर इसमें पेरेंट स्पोरोफाइट को सोचना है तो पेरेंट स्पोरोफाइट कौन हो जाएगा, तो अब आपको पता है इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर आगे चलकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तभी इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो जो होगा वो आगे चलकर नया प्लांट बनाएगा, नया प्लांट क्या होगा, स्पोरोफाइट है, तो इसका मतलब है कि एम्ब्रियो जो है वो आगे चलकर फ्यूचर स्पोरोफाइट को बनाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि इसमें एम्ब्रियो बन गया, तो अगर इसमें एम्ब्रियो बन गया तो ये सीड हो गया, सीड के अंदर एम्ब्रियो हो गया। तो अगर हम लोग देखें इसके अंदर अगर एम्ब्रियो बन जाएगा, तो अगर इसके अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो फ्यूचर स्पोरोफाइट है, और बाकी ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, पेरेंट स्पोरोफाइट है। एक्चुअल में कभी भी पेरेंट स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट जैसे आपको टर्म्स मिले तो आप उन चीज़ों को आसानी से क्या कर सको, समझ सको। तो वही बात हमने आपको समझाने की क्या की है, कोशिश की है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब जल्दी से देखिए हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन फिट हो गई, ठीक है। इमेजिनेशन फिट हो गई, अगर कल को ये डायग्राम हट भी जाए तो हमारे दिमाग में एक डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो ओव्यूल है वो होता क्या है, तो एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है, क्लियर हो गया। कहाँ होगा, मेगा स्पोरोफिल में होगा। मेगा स्पोरोफिल कौन है, कार्पेल है या पिस्टिल है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो ओव्यूल जो होता है वो ओवेरियन वॉल से किसके थ्रू अटैच होता है, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, किसके, प्लेसेंटा में अटैच होता है। और ओव्यूलर बॉडी किसके थ्रू अटैच होती है, स्टॉक के थ्रू अटैच होती है, जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकुलस कहते हैं या फ्यूनिकुलम कहते हैं। उसका काम क्या है, उसके अंदर वेस्कुलर स्टैंड होता है, जो वेस्कुलर स्टैंड के थ्रू इसको क्या मिलती रहेगी, तो ओव्यूल को वाटर की, मिनरल की, फूड की क्या मिलती रहेगी, सप्लाई मिलती रहेगी, ठीक है। एंटुगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम होता है तो एंटुगमेंट्स होना चाहिए, तो बाइटेक्मिक ओव्यूल में कितने एंटुगमेंट्स होते हैं, 2, आउटर एंड इनर एंटुगमेंट हो जाएंगे। फिर जो ओव्यूलर मास होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि पैरेन्काइमा का बना होगा, एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड करेगा। ये सारे पॉइंट्स आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोपाइल वो एरिया है जहां पर एंटुगमेंट एब्सेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से पॉलन ट्यूब को एंटर करना होता है, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है ना, यहाँ पर माइक्रोपाइल को 2 जोन में डिवाइड किया जा सकता है, एक्सोस्टोम एंड एंडोस्टोम। इसके बारे में भी हमने आगे लिख रखा है। एक्सोस्टोम क्या है, अब देखो क्या है, ये जो आउटर एंटुगमेंट का जो स्पेस होगा, माइक्रोपाइलर स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोस्टोम। और इनर एंटुगमेंट जिस माइक्रोपाइलर स्पेस को कवर कर रहा है उसको हम लोग बोल देंगे एंडोस्टोम, ठीक है। आप सोचो कि ये पूरा एक माइक्रोपाइलर जोन है ना, तो ये पूरा खाली एरिया एक माइक्रोपाइलर जोन है। तो माइक्रोपाइलर जोन में जो इनर एंटुगमेंट ने माइक्रोपाइलर के जिस स्पेस को कवर कर रखा है इनर एंटुगमेंट ने, तो इनर एंटुगमेंट ने जिस स्पेस को कवर कर रखा है उसको क्या कह देंगे, एंडोस्टोम। और फिर माइक्रोपाइलर जोन को ही आउटर एंटुगमेंट ने माइक्रोपाइलर जोन के जिस स्पेस को कवर कर रखा है उसे क्या कह देंगे, तो उसे कह देंगे एक्सोस्टोम, ठीक है। अभी एक्सोस्टोम एंडोस्टोम के बारे में समझ गए। एक्सोस्टोम एंडोस्टोम माइक्रोपाइलर रीजन के ही पार्ट है। आउटर एंटुगमेंट ने जिसको कवर कर रखा है माइक्रोपाइलर रीजन के पार्ट को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोस्टोम। और इनर एंटुगमेंट ने जिसे कवर कर रखा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोस्टोम। चैलजा जो होता है वो बेसल पार्ट होता है, माइक्रोपाइल अपर पार्ट है, तो ये ऊपर इसी वजह से नजर आ रहा है क्योंकि इन्वर्टेड ओव्यूल है। टिपिकल इस वजह से कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में है। एनाट्रोपस ओव्यूल इसका दूसरा नाम है। प्लॉइडी हम लोग समझ गए, एम्ब्रियो सैक को हटा के पूरी तरह से डिप्लॉयड होगा। पेरेंट स्पोरोफाइट का मतलब समझ गए, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूनिकल।
अब जितनी बातें हमने बताई वो हमने लिख रखा है ना। तो फ्यूनिकल, ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक थ्रू विच वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेसेंटा टू बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये आप समझ गए, ये हमने आपको बता दिया। हाइलम, हाइलम के बारे में भी अभी हमने आपको बताया। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद बॉडी ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस को भी अभी आपने डायग्राम में देखा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखते रहो। फिर से आपको फ्यूनिकल दिमाग में चला गया, हाइलम दिमाग में चला गया। अब ये न्यूक्लियस है, यही तो एक्चुअल में ओव्यूलर मास है। ये पैरेन्काइमा का बना होगा। पैरेन्काइमा का काम ही होता है फूड को स्टोर करना। ये फूड को स्टोर करके रखेगा। और जब ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में आपको पता है ना, जहाँ पर भी सीड हैबिट होती है वहाँ पर पेरेंट ही तो फीमेल पेरेंटल स्पोरोफाइट ही तो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को नरिश करता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है जो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को नरिश करेगा? न्यूक्लियस। तो कॉमन सेंस वाली बात है, न्यूक्लियस में फूड होना चाहिए। और आपको पता है प्लांट के अंदर कौन सी लिविंग सेल है जो कि फूड को स्टोर करता है? पैरेन्काइमेटस सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक्चुअल में मेन ओव्यूलर रीजन होता है, मेन ओव्यूल का पार्ट होता है, पैरेन्काइमेटस सेल का बना होगा, फूड को स्टोर करेगा। किसे नरिश करेगा? डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को। तो मेन पार्ट रीजन ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक। एंटोगमेंट आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय क्या हो जाएगा? 1 और 2 कोट्स हो जाएगा। तो यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। एंटोगमेंट ही आगे चलकर क्या बनाएगा? सीड कोट बनाएगा, ठीक है। तो हमने जब आपको सीड हैबिट पढ़ाई थी ना, तो उसमें कहा था ना सीड में सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है। तो सीड कोट किससे बनेगा? तो एंटोगमेंट से बनेगा। मेगास्पोरेंजियम को ही हम लोग एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें चैलेजा, ठीक है। तो चैलेजा अभी हमने आपको बताया। तो चैलेजा क्या होता है? बेसल पार्ट होता है, ठीक है। फिर से चैलेजा और माइक्रोपाइल को देख लो, है ना। तो चैलेजा ये है। अब देखो क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है, तो अगर हम देखें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस वाली सेलें भी यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो एंटोगमेंट है वो भी यहाँ पर है। तो अगर चैलेजा सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और यहाँ पर एंटोगमेंट भी मौजूद है। तो ये जो एंटोगमेंट आपको नजर आ रहा है ना, वो यहाँ पर भी अगर आपको ये कटा हुआ नजर आ रहा है ना, तो आप सोचो ये कटा हुआ नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर एंटोगमेंट्स भी मौजूद है और यहाँ पर न्यूक्लियस की भी सेलें मौजूद है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और एंटोगमेंट जहाँ दोनों मौजूद होते हैं, जहाँ दोनों का जंक्शन होता है, तो उस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? चैलेजा। तो चैलेजा का मतलब है कि वो प्लेस। ऐसे तो न्यूक्लियस एकदम अलग है, देखो ये येलो न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर क्या हो गया बताइए? ये एंटोगमेंट हो गए। अगर हम एंटोगमेंट को और ग्रीन से कर दें, ठीक है, तो आपको एकदम न्यूक्लियस और एंटोगमेंट में फ़र्क समझ में आए, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा येलो वाला जोन क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये ग्रीन वाला आउटर इनर एंटोगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? आउटर एंटोगमेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूक्लियस की कुछ सेलें हैं और यहाँ पर एंटोगमेंट्स है। तो न्यूक्लियस और एंटोगमेंट का जो फ्यूजन पॉइंट है, जो जंक्शन पॉइंट है, उसको चैलेजा कहते हैं। या फिर चैलेजा को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि चैलेजा ही वो एरिया है जहाँ से न्यूक्लियस और एंटोगमेंट्स क्या होते हैं? अराइज होते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो चलो, अब चैलेजा आप लोगों को समझ में आ गया, आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन गई। चैलेजा, ठीक है। चलाजा, तो चलाजा जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? तो चलाजा जो होता है वो बेसल पार्ट है, खूब प्रूव किया हमने आपको। तो आर्थोट्रोपस वही एक्चुअल में प्रिमिटिव ओव्यूल है, रेफरेंस ओव्यूल है, सीधा ओव्यूल है। तो आर्थोट्रोपस में चैलेजा नीचे होगा और माइक्रोपाइल ऊपर होगा, ठीक है। वो आर्थोट्रोपस का जब हम कभी डायग्राम बनाएंगे तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्लेस ऑफ जंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड एंटोगमेंट, न्यूक्लियस और एंटोगमेंट का जो जंक्शन प्लेस होता है उसको हम लोग चैलेजा बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम वेयर न्यूक्लियस एंड एंटोगमेंट्स अराइज। माइक्रोपाइल आप समझ गए, अपर पार्ट होगा, ये समझ गए। वेयर एंटोगमेंट्स आर एब्सेंट अपोजिट टू चैलेजा, ये भी क्लियर हो गया। बाइटेगमिक ओव्यूल में माइक्रोपाइल हैज 2 पार्ट, हमने आपको बता दिया। बाइटेगमिक ओव्यूल में जो आउटर एंटोगमेंट माइक्रोपाइल के जिस जोन को कवर करता है उसे हम लोग एक्सोस्टोम कहते हैं। इनर एंटोगमेंट माइक्रोपाइल के जिस एरिया को कवर करेगा उसे हम लोग एंडोस्टोम कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सोस्टोम कवर्ड बाय आउटर एंटोगमेंट एंड एंडोस्टोम कवर्ड बाय इनर एंटोगमेंट। चैलेजा क्लियर हो गया, माइक्रोपाइल क्लियर हो गया। माइक्रोपाइल में एंटोगमेंट्स क्यों एब्सेंट होते हैं ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट है। तो आपको हाइलम याद आ रहा होगा, आपको चैलेजा क्लियर हो गया, आपको एंटोगमेंट्स क्लियर हो गया, आपको न्यूक्लियस क्लियर हो गया, आपको एम्ब्रियो सैक क्लियर हो गया, आपको फ्यूनिकल क्लियर हो गया, फ्यूनिकल के अंदर वेस्कुलर स्टैंड क्लियर हो गया, प्लेसेंटा क्लियर हो गया, आपको सभी की प्लॉइड क्लियर हो गई। कौन डिप्लॉयड होगा, कौन हैप्लॉयड होगा, ठीक है। अब कुछ
फैक्ट्स हैं, है ना। तो अब हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें हमें सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये पढ़ाना इस वजह से पड़ जाता है क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ करोगे, है ना, तो एमसीक्यूज़ करते समय आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आप परेशान ना हो, है ना। तो इस वजह से कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले ऑप्ट्यूरेटर की बात करते हैं। ऑप्ट्यूरेटर क्या होता है? क्या होता है कि कई बार हम लोगों को प्लेसेंटा में या फिर फिलामेंट फिलामेंट मतलब प्लेसेंटा में या फिर स्टॉक में, तो स्टॉक मतलब क्या हो गया? फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकुलस में या फिर प्लेसेंटा में कई बार आपको फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स आपको नजर आएंगे और इसी मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स को यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑप्ट्यूरेटर कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ऑप्ट्यूरेटर क्या होता है? तो ऑप्ट्यूरेटर मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं जो या तो फ्यूनिकल में नज़र आता है या फिर कहाँ पर नज़र आते हैं? प्लेसेंटा में नज़र आता है। तो जनरली फ्यूनिकल में नज़र आता है, समटाइम्स प्लेसेंटा में नज़र आता है, उसे हम लोग ऑप्ट्यूरेटर कहते हैं। और ऑप्ट्यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? तो जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने का भी ये काम करता है, मतलब पॉलन ट्यूब की गाइडिंग को ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है। तो ऑप्ट्यूरेटर क्या हो गए? तो फिलामेंट्स हो गए, मल्टीसेलुलर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच्ड विद फ्यूनिकल से अटैच होते हैं, एंड समटाइम्स विद प्लेसेंटा, कभी कभी प्लेसेंटा से अटैच है। क्लियर होगी बात? फंक्शन इनका क्या है? टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब कुछ स्पेशल इंटुगमेंट्स होते हैं जैसे एरिल। तो एरिल जो होता है लीची में होता है। जब हम लोग लीची खाते हैं ना, तो लीची का जो वाइट वाला हम लोग पोर्शन खाते हैं ना, फ्लैशी पार्ट खाते हैं, जूसी पार्ट खाते हैं, तो वो एक्चुअल में एंटुगमेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा एंटुगमेंट होता है? तो वो थर्ड एंटुगमेंट है। आपने तो बाइटेक्मिक कंडीशन देखी है, बाइटेक्मिक कंडीशन में 2 एंटुगमेंट होता है, लेकिन लीची के केस में एक थर्ड एंटुगमेंट है। और वो जो थर्ड एंटुगमेंट होता है वो किससे अराइज होता है? वो फ्यूनिकल से अराइज होता है, बेसल पार्ट ऑफ ओवरी से, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना होगा कि एरियल जो होता है वो लीची में होता है, थर्ड एंटुगमेंट होता है, एडिबल पार्ट होता है, फ्लैशी होता है, जूसी होता है, वाइट होता है। थर्ड एंटुगमेंट होता है अराइज फ्रॉम फ्यूनिकल एट द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी, और बेसल पार्ट ऑफ ओवरी आपको पता है चैलेंजल एंड होता है, ठीक है। तो बस तुम ध्यान रख लेना कि एरियल अपने आप में क्या होता है? एंटुगमेंट्स होता है, ठीक है। और एरियल एडिबल होता है। ऐसा कहाँ पर हमको मिलता है? लीची में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा में जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग पोम ग्रेनेट खाते हैं, है ना, अनार। तो अनार का जो हम लोग खाते हैं ना, तो अनार का जो हम लोग दाना खा रहे हैं, तो एक्चुअल में उसका हम लोग टेस्टा वाला पार्ट खा रहे हैं। और टेस्टा का मतलब क्या होता है? जो आउटर एंटुगमेंट से बनता है। आप लोगों को पता है कि सीड कोट को हम लोग कहते हैं कि 2 सीड कोट में हम लोग बोलते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा जो होता है वो एक्चुअल में आउटर एंटुगमेंट होता है और टेगमेन जो होता है वो इनर एंटुगमेंट होता है। तो पोमग्रेनेट अनार के केस में हम लोग आउटर टेस्टा खा रहे होते हैं। अगर हम लोग टेस्टा खा रहे होते हैं तो एक तरह से हम लोग आउटर एंटुगमेंट खा रहे होते हैं। आप बात को समझे? देखो क्या है, जब ओव्यूल है तो एंटुगमेंट को हम लोग आउटर एंटुगमेंट, इनर एंटुगमेंट कहते हैं। जब सीड बन जाता है तो आउटर एंटुगमेंट को टेस्टा कहते हैं और इनर एंटुगमेंट को टेगमेन कहते हैं। अनार के केस में हम लोग कहते हैं टेस्टा खाया जाता है, टेस्टा एडिबल होता है। इसका मतलब अनार के केस में क्या एडिबल है? आउटर एंटुगमेंट एडिबल है। तो जब आउटर एंटुगमेंट एडिबल होता है तो उसी को क्या कहते हैं? सार्कोटेस्टा कहते हैं, ठीक है। ऐसा साइकस में ऑब्जर्व होता है, मैग्नोलिया में ऑब्जर्व होता है, पोमग्रेनेट में होता है। When outer integument become fleshy और edible, मैग्नोलिया, पोमग्रेनेट एंड साइकस में, तो उसे हम लोग सार्कोटेस्टा कहते हैं। आपने जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा साइकस का। इस वजह से यहाँ तक पर साइकस का पॉइंट लिखा क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म से कनेक्ट होता है, आपके सिलेबस में है। तो अगर साइकस का ओव्यूल काफ़ी पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपको सार्कोटेस्टा नज़र आता है, ठीक है। अब 2 स्ट्रक्चर है, एक अपर कुलम है और एक कैरेंकल है, ठीक है। तो अपर कुलम एंड कैरेंकल, पहले ऐसा करो कैरेंकल का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो फिर आप अपर कुलम एंड कैरेंकल को क्या कर पाओगे? पहचान पाओगे, ठीक है। तो अगर हम एक डायग्राम देखें तो देखो ये है कैरेंकल। दरअसल क्या होता है कि ये देखो, ये इनर एंटुगमेंट है, ये आउटर एंटुगमेंट है, ठीक है। तो इनर एंटुगमेंट एंड आउटर एंटुगमेंट, ये एक स्टॉपर जैसी स्ट्रक्चर है, एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है बीच में कोई क्या कहते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर प्रोट्रूजन निकल आया है, किसी तरह की आउटग्रोथ निकल आई है, ठीक है। और ये माइक्रोपाइलर रीजन को लगभग क्या कर रहा होता है? तो ये माइक्रोपाइलर रीजन को लगभग ऐसा लगता है कि बंद सा किए हुए, ठीक है। यहाँ तो आपको काफ़ी ओपन सा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा विजिबल होता है कि जैसा बंद सा किए है। इसका मतलब है कि ये आउटग्रोथ कहाँ होगा? तो ये आउटग्रोथ, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर दें ताकि आपको और क्लियर ही लगे। तो ये जो आउटग्रोथ होता है, ठीक है, तो ये माइक्रोपाइलर, तो ये माइक्रोपाइलर को हमने क्या किया?
ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये एक आउटग्रोथ बनाई है हमने आउटर एंटुगमेंट से, ठीक है। ये इनर एंटुगमेंट है, ये आउटर एंटुगमेंट है, तो आउटर एंटुगमेंट से एक आउटग्रोथ बनाई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये आउटर एंटुगमेंट की ग्रोथ है, इनर की नहीं, ठीक है। इसको भी अगर हम पिंक कलर से ही कर दें, ठीक है। तो आउटर इंटुगमेंट की एक आउटग्रोथ बनाई है, आउटर इंटुगमेंट का एक प्रोड्यूसन बनाया, आउटर इंटुगमेंट की एक आउटग्रोथ प्रोड्यूसन जो कि अपने आप में एक स्टॉपर या एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर की तरह नजर आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कैरेंकल बोलते हैं, स्ट्रोफायोल बोलते हैं, ठीक है। तो आउटर एंटुगमेंट से जब इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है तो उसको हम लोग कैरेंकल बोलते हैं, और जब इनर एंटुगमेंट से ऐसा ही स्टॉपर या ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो उसे बोलते हैं अपरकुलम, ठीक है। तो अपरकुलम अब आप इमेजिन कर सकते हो, अपरकुलम कभी भी लिखकर है तो स्टॉपर और ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर ओवर द माइक्रोपाइल फॉर्म्ड बाय एलोंगेशन ऑफ इनर एंटुगमेंट। सेम बात कैरेंकल स्ट्रोफायोल के लिए लिख दो, और यहाँ पर इनर की जगह क्या कर दो, आउटर कर दो। व्हेन स्टॉपर फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ आउटर एंटुगमेंट ओवर द माइक्रोपाइल, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कैरेंकल या स्ट्रोफाइल। इसमें कैरेंकल इंपॉर्टेंट है, कैरेंकल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कैरेंकल होता है ना, ये क्या है, ये सुगरी कंटेंट से रिच होता है, इसमें शुगर होता है, और सुगरी कंटेंट से रिच होने की वजह से जब सीड जर्मिनेट करता है ना तो ये वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन करता है। इसका मतलब सीड जर्मिनेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और सीड जर्मिनेशन के में हेल्प करने के साथ ही साथ मिर्मिकोकोरी, मिर्मिकोकोरी, कोरी मतलब होता है सीड डिस्पर्सल, मिर्मिकोकोरी का मतलब ये है कि सीड का जब डिस्पर्सल होगा, तो सीड का डिस्पर्सल जब आंट्स के थ्रू होता है, चींटियों के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग मिर्मिकोकोरी कहते हैं, और मिर्मिकोकोरी में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो कैरेंकल जो है ये इंपॉर्टेंट है, कैरेंकल आ सकता है, इवन एम्स वगैरह में आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। दिस प्रोड्यूसन इज मेड अप ऑफ सुगरी कंटेंट सो हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। इसका मतलब कैरेंकल सीड जर्मिनेशन में मदद करेगा, एंड ऑल्सो हेल्प इन सीड डिस्पर्सल बाई आंट्स, मिर्मिकोकोरी में क्या करेगा, मदद करेगा। तो कैरेंकल जो है वो आउटर का प्रोड्यूसन होता है, और अपरकुलम जो होता है वो इनर का प्रोड्यूसन होता है। सार्कोटेस्टा से अनार याद आ जाएगा, आउटर एंटुगमेंट क्या हो, जब फ्लैशी हो तो उसको हम लोग सार्कोटेस्टा कहते हैं। और एरिल का केस आपको याद आ रहा होगा, तो एरिल का केस क्या होता है, जब उस थर्ड एंटुगमेंट को हम लोग एरिल कहते हैं, लीची में होता है। और ऑप्ट्यूरेटर तो एक अलग सी बात है, उसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या फिलामेंटस स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा में या फिर फ्यूनिकल में, और ये किस में मदद करेगा, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एंटुगमेंट, हम लोग बार बार हम आपसे कह रहे हैं ना कि एंटुगमेंट का नंबर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर एंटुगमेंट का नंबर 1 होता है तो उसको हम लोग यूनिटेगमिक कहते हैं। जब हम लोग जिम्नोस्पर्म में साइकस का ओव्यूल पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर यूनिटेगमिक कंडीशन होती है, ठीक है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। दरअसल बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डाइकोटिलेडन को, उन्होंने डाइकोटिलेडन मोनिकोटिलेडन टैक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डाइकॉट को 3 क्लास में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। डाइकॉट की 3 क्लासें गैमोपेटेली, ठीक है, पॉलीपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। इसको सिर्फ सुन लो, डाइकोटिलेडन अपने दिमाग में फिट कर लो। डाइकोटिलेडन एक क्लास है, डाइकोटिलेडन के अंदर 3 सब क्लासेस हैं, ठीक है। और डाइकोटिलेडन के अंदर 3 सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, गैमोपेटेली, पॉलीपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। फिर से ध्यान रखो, गैमोपेटेली, पॉलीपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। तो डाइकॉट की सब क्लासेस कौन कौन सी हो गई, गैमोपेटेली, पॉलीपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। दरअसल कई जगह आपको गैमोपेटेली एंड पॉलीपेटेली लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाना, जब भी गैमोपेटेली एंड पॉलीपेटेली लिखा मिले तो आप समझ जाना डाइकॉट की ही बात चल रही है। गैमोपेटेली आपको याद है ना, गैमोपेटेली, गैमो का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है, जहां पर पेटल्स फ्यूज होते हैं उसको हम लोग गैमोपेटेलस कंडीशन कहेंगे। पॉलीपेटेलस, जहां पर पेटल्स फ्री होंगे उसको हम लोग पॉलीपेटेलस कंडीशन कह देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके सिलेबस में हम जाए ब्रेसिकेसी फैमिली, तो ब्रेसिकेसी फैमिली में अगर आपको फ्लोरल डायग्राम याद आ रहा होगा तो वहाँ के पेटल्स फ्री हैं, इसका मतलब वो पॉलीपेटेली की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोलेनेसी फैमिली में जाओ तो सोलेनेसी फैमिली में पेटल्स फ्यूज है, इसका मतलब वो किस कंडीशन में आ जाएगा, गैमोपेटेली में कंडीशन में आ जाएगा। तो क्या है कि ये जो गैमोपेटेली पॉलीपेटेली जो है, ठीक है, ये किसकी सब क्लासेस होती हैं, तो ये डाइकॉट की सब क्लासेस है, ठीक है। आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो कि ज़्यादा क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में या मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में कौन है, पॉलीपेटेली कंडीशन है। तो पॉलीपेटेली अपने दिमाग में फिट करो।
करो, ठीक है। तो आपको ये जितना भी आपको यूजुअल बातें पढ़ाई जाए, ठीक है, तो यूजुअल बातें कहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, पॉलीपेटैलस कंडीशन में। कहाँ पर बाइटेगमिक कंडीशन आएगी, पॉलीपेटैलस कंडीशन में, पॉलीपेटैली जहाँ पर मतलब पॉलीपेटैली डाइकॉट में, ठीक है। तो दरअसल कई बार गैमोपेटैली आएगा, पॉलीपेटैली आएगा। तो जितना हम लोग यूजुअल इमेजिन करें, ठीक है, उसमें डाइकॉट में पॉलीपेटैली कनेक्ट कर देना, और जिसमें थोड़ा सा आपको अनयूजुअल लगे उसमें डाइकॉट में गैमोपेटैली को। जैसे 2 एंटुगमेंट के साथ हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो 2 एंटुगमेंट के साथ हम लोगों ने ओव्यूल पढ़ा है, तो ऐसा लगता है ये तो यूजुअल है, तो इसमें गैमोपेटैली, डाइकॉट का कौन सा एग्जांपल, गैमोपेटैली। अगर आपसे कहते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल, यूनिटेगमिक ओव्यूल कहाँ है, तो यूनिटेगमिक यूजुअल में आपको पॉलीपेटैली कनेक्ट करना है, ठीक है। पॉलीपेटैली को किस में कनेक्ट करना है, यूजुअल में। जैसे 2 एंटुगमेंट ऐसा लगता है यूजुअल, तो डाइकॉट का पॉलीपेटैली, ठीक है। अगर हम आपसे कहें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, तो हम लोग हमेशा ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पढ़ते हैं, तो वेल डेवलप्ड जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस करें तो फिर नॉर्मल पॉलीपेटैली, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि एंटुगमेंट 2 ना होकर 1 है, तो कुछ अनयूजुअल लगा ना, तो गैमो, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना होकर लेस डेवलप है, थिन लेयर के फॉर्म में है, तो आपको कुछ अनयूजुअल सा लगा ना, तो गैमो, ठीक है। बहुत आराम से मेरी बातों को 1-2 बार सुनना, ध्यान हो जाएगा, ठीक है, और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिटेगमिक एंटुगमेंट 1 है, हम लोग तो जनरली बाई पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म में हो जाएगा, और किस में हो जाएगा, गैमो में हो जाएगा। दूसरा तरीका, हम लोग जिम्नोस्पर्म में, हम लोगों ने साइकस में तो यूनिटेगमिक कंडीशन पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या आता है, तो जिम्नोस्पर्म में जी आता है, ठीक है, और गैमो में भी क्या आता है, जी आता है। तो जैसा जिम्नोस्पर्म में वैसा गैमोपेटैली, और गैमोपेटैली है क्या, तो डाइकॉटिलेडन की ही सब क्लास है, वो हमने आपको बता दिया। अब बाइटेगमिक, तो बाइटेगमिक तो यूजुअल है, इसका मतलब है कि डाइकॉट के पॉलीपेटैली में, डाइकॉट के पॉलीपेटैली में और मोनोकॉट में। तो 2 एंटुगमेंट्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होगा, ठीक है। और अभी हमने आपसे कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कौन सी सब क्लास को कंसिडर करेंगे, तो जिस तरह से ये सब क्लास ऑफ डाइकॉट है ना, तो पॉलीपेटैली को भी हम लिख देते हैं, पॉलीपेटैली भी सब क्लास है, ठीक है। और ये किसकी सब क्लास है, तो पॉलीपेटैली भी सब क्लास है डाइकॉट की। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में, मोनोकॉट में, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द ओव्यूल कैसे होते हैं, बाइटेगमिक। क्लियर हो गया। इनर एंटुगमेंट इज फॉर्म, जहाँ पर भी बाइटेगमिक कंडीशन होती है ना, तो वहाँ पर आउटर और इनर में कौन पहले बनता है, तो ध्यान रखना वहाँ पर इनर एंटुगमेंट्स जो होते हैं वो पहले बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटेगमिक कंडीशन, कई बार एंटुगमेंट नहीं है, लोरेंथस एंड सेंटलम, इसको ऐसे ही याद रख लेना, नो एंटुगमेंट, लोरेंथस एंड सेंटलम। टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हमने आपसे कहा न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो सकता है या लेस डेवलप होता है, तो 2 वर्ड आते हैं, ठीक है, एक टेन्यून्यूसिलेट, एक क्रेसिन्यूसिलेट। टेन्यून्यूसिलेट के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है या फिर थिन लेयर के फॉर्म में होता है। अब हम आप, और क्रेसिन्यूसिलेट में क्या होता है, तो देखो क्रेसी कुछ ऐसा लग रहा है कि हैवी सा नाम है, क्रेसिन्यूसिलेट, तो क्रेसिन्यूसिलेट में कहना न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और टेन्यून्यूसिलेट में कहना कि न्यूक्लियस जो होता है वो लेस डेवलप होता है, इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कहें कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होगा, तो यार मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में न्यूक्लियस को वेल डेवलप होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के केस में न्यूक्लियस को वेल डेवलप होना चाहिए, और वेल डेवलप मतलब क्या होना चाहिए, क्रेसिन्यूसिलेट। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्रेसिन्यूसिलेट होगा, तो मोनोकॉट में क्रेसिन्यूसिलेट होगा, और डाइकॉट के पॉलीपेटैली में क्या हो जाएगा, क्रेसिन्यूसिलेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो फिर टेन्यून्यूसिलेट कहाँ मिलेगा, तो टेन्यून्यूसिलेट हमें डाइकॉट के गैमोपेटैली में मिलेगा। तो देखो गैमोपेटैली जो डाइकॉट की सब क्लास है, उसमें न्यूक्लियस इज लेस डेवलप्ड, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, और क्रेसिन्यूसिलेट में न्यूक्लियस मैसिव टाइप होता है, वेल डेवलप्ड होता है, मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स होगा, ठीक है। और ऐसा कहाँ मिलेगा, पॉलीपेटैली एंड मोनोकॉट। और पॉलीपेटैली एंड मोनोकॉट अगर आ गया तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आ गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में कौन सी कंडीशन है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट क्या है, एंडोथीलियम वर्ड के बारे में आपको बताना है। एंडोथीलियम या एंटुगमेंट्री टैपेटम, ठीक है। कहानी क्या है, पहले न्यूक्लियस को फील करो। देखो न्यूक्लियस की इमेजिनेशन तो दिमाग में बनी गई होगी, है ना, तो न्यूक्लियस की इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन गई होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही जो होता है मेन ओव्यूलर मास होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है, फूड को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, ठीक है।
अब दरअसल क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, यही इसी डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या करता है, नरिश करता है, ठीक है। और आपको पता है ना, जहाँ पर भी सीड हैबिट है वहाँ फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट उसको क्या करेगा, नरिश करेगा। अब क्या होता है, अगर मानो कोई ऐसा केस है कि जहाँ पर न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए, तो न्यूक्लियस मान लेते हैं डीजनरेट, ऐसा आपको सोलेनेसी में मिलेगा, ठीक है, और आपको सनफ्लावर फैमिली में मिलेगा, कंपोजिटी में, कंपोजिटी एंड सोलेनेसी में न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया। अब अगर न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिश कौन करेगा, तो उस केस में ये जो एंटुगमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है तो एंटुगमेंट ही एक्टिव होकर क्या करने लगेगा, न्यूक्लियस की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या करने लगेगा, नरिश करने लगेगा। तो उस टाइप के सेलुलर मास को, ठीक है, जब एंटुगमेंट जो है वो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उस टाइप के टिश्यू को हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं। तो उस टाइप के टिश्यू को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उस टाइप के टिश्यू को हम एंडोथीलियम कहते हैं या फिर इंटुगमेंट्री टैपिटम कहते हैं। इंटुगमेंट्री टैपिटम, टैपिटम को हम लोगों ने न्यूट्रिटिव से लिया, कंफ्यूज मत होना कि टैपिटम आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, बिल्कुल नहीं, ये मेगास्पोरेंजियम की कहानी है। इंटुगमेंट्री आ गया ना तो आप इंटुगमेंट्री से गेस करना, ठीक है, तो आप इंटुगमेंट्री से गेस करना, इंटुगमेंट्री आ गया, इंटुगमेंट्री टैपिटम। तो जब इंटुगमेंट्री ही न्यूट्रिटिव लेयर बन जाता है, मतलब न्यूक्लियस जैसा बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथीलियम या इंटुगमेंट्री टैपिटम। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन ऑब्जर्व होती है तो इस वजह से इसको हम लोगों ने टैपिटम के साथ क्या कहते हैं, टैपिटम वर्ड देना इसको क्या किया, पसंद किया, लेकिन हम लोगों ने कैसा वर्ड दिया, एंटुगमेंट्री टैपिटम। तो न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाएगा इन द फैमिली कंपोजिटी एंड सोलेनेसी एंड हेंस एंटुगमेंट्री बिकम्स। अब जैसे अगर सोलेनेसी नहीं लिखा होगा तो गैमोपेटैली लिखा हो सकता है, आपको पता है सोलेनेसी में गैमोपेटैली कंडीशन होती है, डाइकॉट का सब ऑर्डर है, ठीक है। तो nucleus degenerate in the family compositae and solanaceae and hence integument become active to form nucleus like structure to provide nutrition to embryo sac. This type of tissue is known as endothelium या फिर integumentary tapetum, ठीक है। तो होपफुली, ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसा करते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एंडोथीलियम टैपेटम, तो एंडोथीलियम टैपेटम हम लोग समझ गए ना, एंडोथीलियम टैपेटम को ही हम लोग इंटुगमेंट्री टैपेटम कहते हैं। ऐसा कहाँ होगा, ऐसा कंपोजिटी में होगा, ऐसा सोलेनेसी में होगा। अगर न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए तो फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिश करने के लिए किसे न्यूक्लियस जैसा बिहेव करना पड़ता है, या कौन न्यूक्लियस लाइक न्यूट्रिटिव लेयर बना देगा, तो कौन बना देता है, एंटुगमेंट बना देता है, उसे हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं या इंटुगमेंट्री टैपेटम कहते हैं। उसमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन मौजूद होती है, ठीक है। फिर प्रीवियस में है टेन्यू न्यूक्लियस एंड क्रेसो, जब न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल लेयर के फॉर्म में होता है या थिन लेयर के फॉर्म में होता है, लेस डेवलप होता है। टेन्यू न्यूक्लियट कहेंगे गैमोपेटैली में होगा, क्रेसो न्यूक्लियट मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होगा, मतलब पॉलीपेटैली में होगा, और साथ ही साथ कहाँ हो जाएगा, मोनोकॉट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, मतलब सेवरल लेयर्स होंगी। एटेक्मिक का मतलब होता है जहाँ पर एंटुगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। लोरेंथस एंड सेंटेलम कंडीशन है। बाइटेक्मिक मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में होगा, मतलब पॉलीपेटैली में होगा, मोनोकॉट में होगा। बाइटेक्मिक कंडीशन जब होती है तो इनर पहले बनता है, एक्सोस्टोम एंडोस्टोम होता है, वो आप समझ चुके हैं। यूनिटेक्मिक कंडीशन जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में मौजूद होगी, और डाइकॉट की कहाँ मौजूद होगी, गैमोपेटैली में मौजूद होगी। तो ये भी बात हम लोग समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैरेंकल की, तो कैरेंकल किस काम में मदद करता है, मिर्मिकोकोरी में मदद करेगा, कैरेंकल सीड जर्मिनेशन में मदद करेगा, क्योंकि कैरेंकल के पास सुगरी कंटेंट होता है। कैरेंकल किसका आउट ग्रोथ होता है, आउटर इंटुगमेंट का आउट ग्रोथ होता है ओवर द माइक्रोपाइल। अपर कुलम जो होता है वो इनर इंटुगमेंट का आउट ग्रोथ होता है ओवर द माइक्रोपाइल। सार्कोटेस्टा जो होता है मैग्नोलिया में होता है, पोमग्रेनेट में होता है, साइकस में होता है। जब आउटर इंटुगमेंट कैसा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। थर्ड इंटुगमेंट अगर फ्लैशी है, जूसी है लीची में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। और ये जो थर्ड इंटुगमेंट है ये फ्यूनिकल से अराइज होता है। ऑप्टिरेटर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यूनिकल में मौजूद होते हैं या फिर प्लेसेंटा में मौजूद होते हैं। पॉलन ट्यूब की एंट्री को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। चलाजा जो होता है वो बेसल पार्ट होता है। चलाजा जो होता है वो जनरली अपोजिट टू क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। एनाट्रोपस में तो अपोजिट टू माइक्रोपाइल ही होता है। चलाजल जो एक्चुअल में होता है वो जंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड एंटुगमेंट होता है। और ऐसा ये आप तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एंड एंटुगमेंट्स appear to be arise from चलाजल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइल जहाँ पर एंटुगमेंट एब्सेंट होता है। एक्सोस्टोम क्या होता है, एंडोस्टोम क्या होता है, ये आपको पता है। एंटुगमेंट यहाँ पर क्यों एब्सेंट होता है। फ्यूनिकल क्या होता है, तो जिस स्टॉक के थ्रू ओव्यूलर बॉडी अटैच होती है, फ्यूनिकल के अंदर जो वेस्कुलर स्टैंड आ रहा है उसी के थ्रू सप्लाई होता है। हाइलम जो होता है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूलर बॉडी होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो मेन
मेन ओव्यूलर मास होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, फूड को स्टोर करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिश करेगा। एंटोगमेंट जो होता है उसी से क्या कहते हैं ओव्यूल को प्रोटेक्शन मिलता है, आगे चलकर वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। चैल्जा क्लियर, न्यूक्लियस क्लियर, एम्ब्रियो सैक क्लियर, हाइलम क्लियर, फ्यूनिकल क्लियर, वेस्कुलर स्टैंड क्लियर, एंटोगमेंट आउटर इनर क्लियर, एक्सोस्टोम एंडोस्टोम क्लियर, सबकी प्लॉइडी क्लियर। इसको एनाट्रोपस क्यों कहते हैं, इन्वर्टेड क्यों कहते हैं, आर्थोट्रोपस को इरेक्ट क्यों कहते हैं, चैलिजल बेसल है ऊपर क्यों नजर आ रहा है, माइक्रोपाइलर जब अपर है तो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एनाट्रोपस है। इसको टिपिकल क्यों कहते हैं, इसमें प्लॉइडी सबकी क्या होगी, ये बात क्लियर है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन, पॉलिन पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। स्टाइल जो होता है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम है। ओवरी क्या होता है, उसके अंदर की कैविटी को लोक्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा फूला हुआ पार्ट है जिससे ओव्यूल अराइज होता है और ओव्यूल ही आगे चलकर सीड बनाता है। हिबिस्कस का डायग्राम समझ में आता है। पेपेवर दोनों में ही मल्टीकार्पेलिया सिनकार्पस कंडीशन है। मिकेलिया के केस में क्या होता है, मल्टीकार्पेलिया एपोकार्पस कंडीशन है। डायग्राम आएगा समझ जाओगे। एपोकार्पस सिनकार्पस समझ में आता है। रोज लोटस मिकेलिया ये 11th के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये 12th में। पेपेवर को ही हम लोग पॉपी कहते हैं। मोनोकार्पेली समझ में आता है। व्हीट पैडी मैंगो में क्या होता है, एक ओव्यूल होता है, जबकि पपाया में, वाटरमेलन में, आर्किड में क्या होते हैं, सेवरल ओव्यूल्स होते हैं। जो एंथर का डाइसेंस होता है वो मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू होता है। कैप्सेला बर्सा पोस्टेरिस ये अपने आप में शेफर्डपस होता है, ब्रेसिकेसी फैमिली का होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, इसके अलावा एपिकल पोर के थ्रू ट्रांसवर्स हो सकता है, वॉल्वुलर हो सकता है या फिर शॉर्ट स्लिट हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। ये सब बस दिमाग में ऐसे ही रखना, मेन आप वो ध्यान रखना। तो डेसेंस ऑफ एंथर वेरियस मीन से होता है। डेसेंस की कहानी क्या होगी, वाटर का लॉस होगा, एंडोथीसियम सिकुड़ेगा, लेकिन एंडोथीसियम की जो आउटर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसकी रेडियल इनर वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। पूरे इंटायर क्या कहते हैं एंथर में क्या डेवलप होगा, एक टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि इनकर्व्ड हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा एंडोथीसियम की आउटर वॉल। और स्टोमियम जो होता है वहाँ पर थिन वॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, फट जाएगा और एंथर का डेसेंस हो जाएगा। और डेसेंस ऑफ एंथर ही एक्चुअल में फाइनल फंक्शन होता है किसका, एंथर का। और जब डेसेंस का टाइम होता है, मैच्योर एंथर होता है, तो आपको एक लोब में आपको एक ही पॉलन सैक नजर आएगा। तो बाई लोब कंडीशन में आपको 2 पॉलन सैक नजर आएंगे। अगर इनिशियली टेट्रास्पोरेंजिएट है तो फिर इसका मतलब है मैच्योरिटी में इसमें 2 पॉलन सैक नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो डिजेनरेट हो गया है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, पॉलन सैक फ्यूज हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का टीएस हम लोग देखते हैं तो वो अपने आप में क्या नजर आता है, स्टोमियम नजर आता है। ये सारी बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके आगे की बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।